अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू और हमें जी भारत से आज ज्वाइन किया है संजय दीक्षित जी ने, जो कि ऑथर भी हैं, एनालिस्ट भी हैं। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का अपना एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं और हम अक्सर सर की बातें सुनते हैं और अब तो हमें उनकी बुक भी मिल गई है और हमने पढ़ना शुरू भी कर दिया है थोड़ा थोड़ा करके। तो बहुत शुक्रिया सर, सबसे पहले कि आपने ज्वाइन किया और एक बार फिर बुक आप के सभी लिए को बहुत शुक्रिया। नमस्ते, इस्तकबाल। सर हमें ये बताइए कि कुछ लोग यहाँ पे सवाल करते हैं, तो मैंने कहा मैं आपसे पूछूं, आपसे सीखने की कोशिश करूं कि एक तरफ कहा जाता है कि भारत जो है वो सेक्युलर कंट्री है और वहाँ पे हर तरह के जो रिलीजन है उनको इजाज़त है अपना प्रैक्टिस करने की और सब कुछ। तो फिर सर हम आजकल ये क्यों देख रहे हैं या सुन रहे हैं कि हिंदुआता के लोग जो हैं वो कह रहे हैं लोगों को कि वो मज़ारों पे ना जाएं, जो कि या दरगाहों पे ना जाएं, जो कि पहले हिंदू ज़्यादा जाया करते थे, जिसमें अजमेर शरीफ भी है, साईं बाबा का भी है। और अब सुनने में ये आया कि 60% लोग वहां जाने कम हो गए हैं, ये बातें सुनकर। तो क्यों इस तरह से हो रहा है? अगर हो रहा है तो इसको कैसे आप बताएंगे कि क्यों ये चेंज आया है? आपकी बात सही है, मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन ये जो है ये जिसको मैं कहूँगा ये रिएक्शन है। ये रिएक्शन इसलिए है क्योंकि जो हमारे यहाँ सेकुलरिज्म में सबसे पहले तो क्या सभी को अपना मजहब प्रैक्टिस करने की भी छूट है। और इसमें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 है, तो उसमें जो शब्द उपयोग में लाए गए हैं, यानी कि जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपगेट वंस रिलीजन। अब ये जो प्रोपगेट जो शब्द है, इसके ऊपर जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी काफ़ी इसके ऊपर जद्दोजहद हुई थी, इस पर बहुत बातचीत हुई थी और ये कहा गया था कि भाई आप प्रोपगेशन जिसको कह रहे हैं वो प्रोपगेशन आप ये नहीं समझते कि जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, या जो भी बाकी जो और इंडिक रिलीजन्स है, उसमें जो प्रोपगेशन है वो कोई फ़र्ज नहीं होता। और आप यदि कहते हैं कि प्रोपगेशन अलाउड है तो इसका मतलब आप एक लाइसेंस दे रहे हैं इस्लाम को और क्रिश्चियनिटी को कि वो जो उनके यहाँ कन्वर्ट करने की जो प्रक्रिया है उसको आप एक तरह से लाइसेंस दे रहे हैं। तो उस समय इसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत लंबी चौड़ी बात हुई थी। ये कहा गया था कि साहब ये प्रोपेगेट में वर्ड हटा दीजिए, नहीं तो इससे आगे जाके बहुत दिक्कतें आएंगी। क्योंकि उस समय आपको ये भी बताया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें इस बात पे भी बड़ी जद्दोजहद हुई थी कि ये सेक्युलर वर्ड हमारे यहाँ रखा जाना चाहिए या नहीं रखा जाना चाहिए। तो इस पर ये कंसेंसस आया कि सेक्युलर वर्ड रखने की कोई ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म जिसको कहते हैं, उसका जो बेसिक कैरेक्टर है वो ही इंक्लूसिव है। देखिए आप, मैं इसका भेद कर रहा हूँ कि एक्सक्लूसिव किसे कहते हैं। एक्सक्लूसिव उसे कहते हैं जो कहता है कि भाई जो हमारे दीन में है, जो हमारे मजहब में है, जो हमारे फेथ में है, वो ही हेवन जाएगा। बाकी जो है वो चाहे कितना भी अच्छा हो, कितना भी अच्छा इंसान हो, वो नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा दीन नहीं फॉलो करता। मोहम्मद अली जौहर का नाम आपने सुना हुआ था, तो सुना हुआ होगा। खिलाफत मूवमेंट हुआ था, उसके सरगना थे और बड़े नज़दीक थे हमारे गांधी जी के। जब गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत का एक कॉम्बिनेशन टाइप का हुआ था, वो जब उसको बंद किया था वायलेंस की वजह से, तो उसके बाद उन्होंने, उनकी बड़ी आलोचना हुई थी, क्रिटिसिज्म हुई थी, तो वो एक फास्ट पे चले गए थे। तो जब वो फास्ट उन्होंने मोहम्मद अली जौहर के घर में रह के किया था, और मोहम्मद अली जौहर जो थे उन्होंने ही उनका फास्ट उनको जूस पिला के तोड़वाया था। तो आप देख सकते हैं कि उनके किस तरह के रिश्ते थे। और जो खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत कमेटी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अनाउंस किया था 1 अगस्त 1920 को, और उसको बाद में गांधी जी ने कांग्रेस की तरफ से ज्वाइन करवाया था सितंबर में। लोग हालांकि उल्टा बोलते हैं, लेकिन फैक्ट ये है। इतना सब होने के बाद भी
मोहम्मद अली जौहर क्या कहते हैं, मेरी किताब में है, जब आप पढ़ेंगी तो आपको मिल जाएगा उसका एक्सेप्ट, और वो डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब में कोट किया, मैंने वहाँ से डॉक्टर अंबेडकर से उठा के उसको वापस दोबारा कोट किया उसमें। मोहम्मद अली जौहर कहते हैं कि हमारा दीन हमें ये सिखाता है कि गिरे से गिरा मुसलमान, बदचलन से बदचलन मुसलमान मेरे लिए मिस्टर गांधी से बेहतर है, क्योंकि वो मेरी कौम का है। और उसके बाद उन्होंने इसका बाद में खुलासा भी किया है, खुलासा कहते के साथ कि मिस्टर गांधी कैसे भी हों, लेकिन मेरे लिए तो गिरे से गिरा, बदचलन से बदचलन, गलत से गलत मुसलमान जो है वो उनसे बेहतर है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे वही फिलॉसफी है, आप जानती हैं अच्छी तरह से। फिलॉसफी है कि साहब की जब तक वो अल्लाह और रसूल को नहीं मानेगा, आखिरत को नहीं मानेगा, तब तक वो जन्नत के लिए तो क्लेम भी नहीं कर सकता, मतलब वो एलिजिबल ही नहीं होगा क्लेम करने के लिए, परीक्षा में बैठने के लिए, एग्जामिनेशन में बैठने के लिए लायक ही नहीं होगा। तो ये बिल्कुल एक एक्सक्लूसिव फिलॉसफी है। तो वहाँ पर ये पाया गया कि भाई ये देखिए कि जो सनातन धर्म का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि सभी प्राणियों में मतलब ऑल बीइंग्स, यानी कि और यहाँ जड़ और चेतन दो तरह के माने जाते हैं। तो वो यहाँ तक है, जैसे भगवद गीता में यहाँ तक कहा गया है कि समम सर्वेषु भूतेषु, यानी एक होता है एनिमेट बीइंग और दूसरी होती है इनएनिमेट बीइंग। तो कहते हैं कि आई एम द सेम इन ऑल beings, that is all animate beings and also inanimate beings। जब एक बार मैंने आपके यहाँ किया था, शायद मूर्ति पूजा के ऊपर आपके यहाँ किया था या आलिया जी किया था, मुझे याद नहीं आ रहा। तो उसके पीछे का सारा लॉजिक यही है कि जो ईश्वर है वो सभी में समान रूप से विद्यमान है, इज एवर प्रेजेंट इन एवरी बीइंग। और ये कहना कि साहब वो कायनात से अलग बैठा हुआ है, सातवें आसमान पर बैठा हुआ है, और उसको जो है वो फरिश्तों ने उठाकर रखा हुआ है, वो तख्त पे बैठा हुआ है, और वो कोई भी जो बंदा है या कोई भी जो बंदी है वो उसके साथ एक नहीं हो सकता। यह उसकी ही शक्ति, जो उसकी जो पावर है, उसी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है। यदि कोई भी गॉड ऑल पावरफुल है, सब कुछ कर सकता है, उसकी ताकत का कोई अंदाज़ा नहीं है, उसकी ताकत पर कोई बंदिश नहीं है, तो ये कौन सी बंदिश है कि साहब की वो मूर्ति में नहीं आ सकता? ठीक। तो ये जो यहाँ पर हुआ कि साहब ये ऑल इंक्लूसिव है, सभी को समान भाव से देखता है। हिंदुओं में कोई जिम्मी नहीं होता। हिंदू में अगर आप इसको हिंदू राष्ट्र भी बना दें तो भी यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि यहाँ कोई जिम्मी नहीं होने वाला। और पास्ट में जहाँ जहाँ भी हिंदू राष्ट्र रहा है, क्योंकि बहुत सारे हिंदू राष्ट्र रहे हैं, वहाँ पर कहीं भी किसी के साथ भी भेदभाव नहीं हुआ। जब यहूदियों को पूरी दुनिया में परसिक्यूट किया जा रहा था, तब भी उनको भारत में पनाह मिली। जब आपके ज़ोरोस्ट्रियंस को भगाया गया ईरान से, तो उनको भारत में पनाह मिली। कभी किसी प्रकार से कोई है, क्योंकि वो बेसिक आइडिया ही नहीं है। कहते हैं कि साहब अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, कि मैं भी ब्रह्म हूँ, वही तुम हो। तो जहाँ पर इक्वालिटी का इतना बड़ा एक दर्शन हो, फिलॉसफी हो। लेकिन सर अब ये कहना कि लोग ना जाएं, पहले तो बहुत जाया करते थे बाजारों पे, दरगाहों पे, हमने देखा है, तो वो उसको रोकना कहाँ तक सही है? मैं किसी की बता रहा हूँ, जी मैं बता रहा हूँ, उसी आ रहा हूँ, मैं उसी के ऊपर आ रहा हूँ। जी जी क्योंकि सॉरी, नहीं नहीं
ये एक लंबा प्रोसेस है। तो इस हिसाब से सारे के सारी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनी। यहाँ तक ये ज़रूरी ही नहीं समझा गया कि उसमें सेक्युलरिज्म वर्ड डाला जाए, क्योंकि को ये लगा कि जो हमारी जो हिंदू धर्म है वो बाई नेचर सेक्युलर है, वो सभी में भगवान को देखता है, तो उसके लिए किसी भी मज़ार पे जाना, कहीं भी जाना, ये किसी के लिए उसको कोई तकलीफ की बात नहीं, वो चला जाता है आराम से। लेकिन बाद में 20-30 साल के बाद में एक यही तबका जिसने पाकिस्तान का मूवमेंट लीड किया था और वो भारत में पीछे रह गया था, तो वो 20-30 साल तक तो वो चुप रहा। उसके बाद फिर उसने वही हरकतें शुरू कर दी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करके एक ऐसा एक उनका एक ये बनाया गया, जिसमें सारे के सारे आपके जो एलीट किस्म के जो मुसलमान होते हैं, जिनका सारा का सारा प्रोग्राम था पाकिस्तान का, वो ही उसमें शामिल हुए। आजकल भी बात होती है, कल ही मैंने प्रोग्राम किया था और उसमें जो है एक पसमानदा एक्टिविस्ट है फयाज़ अहमद साहब, कई बार आते हैं मेरे यहाँ। उन्होंने यही कहा कि साहब कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में 150 से 200 लोग शामिल हैं, सारे के सारे अशराफ हैं, एक भी पसमानदा नहीं, जबकि पसमानदा 90% है। और ये सारे के सारे जो हैं ये बड़े फिक्रमंद रहते हैं कि साहब के हिंदुओं में सोशल जस्टिस की समस्या को लेकर, लेकिन खुद मुसलमानों में सोशल जस्टिस के बारे में कभी बात नहीं करते, और जहाँ भी किसी पसमानदा की आगे बढ़ने की बात होती है तो तुरंत उस पर लात मार के खुद वहाँ पर जाके काबिज हो जाते हैं। तो ये जो तबका है, इसने धीरे धीरे फिर वही आपका जो कम्युनलिज्म जिस तरह का पाकिस्तान बनाने के टाइम पे किया था, फिर वही शुरू कर दिया। पाकिस्तान के टाइम पे कहते थे दो कौमी नज़रिया, और अब उन्होंने कहा कि साहब कि हमारी मिली तशख़्ख़ुस अलग है, तो हमारी मिली तशख़्ख़ुस को पहचान मिलनी चाहिए। भारत का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में एवरीबॉडी इज़ इक्वल, सबको कहा गया है कि सब आप है, और अगर कोई पिछड़ा है तो उसकी जो पहचान है वो रिलीजन के बेसिस पे नहीं होगी, उसकी बेसिस आपकी सोशल एंड इकोनॉमिक जो बैकवर्डनेस है या सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस है उसके बेसिस पर होगी, या आपके इकोनॉमिक बेसिस पर होगी। तो जब यह कॉन्स्टिट्यूशन कहता है तो उसमें आपने फिर से ये मिली तशख़्ख़ुस की बात आरम्भ शुरू कर दी, और मिली तशख़्ख़ुस की बात करते करते फिर वो शाहबानों वाला कांड हुआ कि एक तलाक़शुदा खातून थी शाहबानो, तो शाहबानो को हमारे यहाँ सीआरपीसी में 125 सीआरपीसी में एक प्रोविज़न है कि किसी भी तलाक़शुदा को सीआरपीसी के तहत 125 सेक्शन है, उसके तहत में उनको मेंटेनेंस ग्रांट की जा सकती है। अच्छा, और जो क्रिमिनल कानून है वो सबके लिए एक है। पर्सनल लॉ में लोग अलग अलग अपने कानून यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो क्रिमिनल लॉ है वो सबके लिए एक तरह से लागू होगा। तो उसमें जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक पहले मेंटेनेंस ग्रांट की कोर्ट ने ₹179.20 ₹179.20 ये बात है 81-82 की। वो धीरे धीरे पहुँचते उसको भी इन्होंने चैलेंज किया। ये पूरा जो ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है वो उसमें लग गया, और वो लग के फिर वहाँ पहुँच गया ऊपर तक सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको अलाउ किया, ये तो होगा। तब इन्होंने दबाव बनाया, उस समय की कांग्रेस गवर्नमेंट थी राजीव गांधी की, उसके ऊपर दबाव बना के और इन्होंने अपने लिए एक्सेप्शन क्रिएट कराया। उस वक्त जो थे एक बड़ा उबाल आया हिंदुओं में कि देखो ये तो अभी भी उसी लाइन पे जा रहे हैं जो इन्होंने पाकिस्तान के वक्त किया था, और उसके बाद से माहौल वहाँ पर बदलना शुरू हुआ, और माहौल के बदलते जब ये बातें वापस जहन में आने लगी, तो ये मूवमेंट तो मैं आपको कह रहा हूँ, ये हमारे जैसे लोगों ने कहा,
हमारे जैसे लोगों ने कहा कि भाई आप तो ठीक है, हम जाते रहे मज़ारों में, मैं खुद गया हूँ, लेकिन मैंने बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? मैंने कहा ये एक तरफा नहीं होगा। आप किसी को अपने यहाँ तिलक लगा के नहीं आने देते। बाकायदा मूवमेंट चल रहे हैं कि आप तिलक नहीं लगाओगे, आप नहीं लगाओगे। लोगों ने धीरे धीरे, अब क्या है कि हमारे जैसे लोगों ने जो किताबों में जो लिखा था, हिदाया में क्या लिखा है और आपके फतावा आलमगीरी में क्या लिखा है, और वो बाकायदा हमें ये पता चला कि लगातार मदरसों में पढ़ाया जाता है, मज़ारों में पढ़ाया जाता है, आपके मज़ारों में बोला जाता है, सब कुछ किया जाता है। लोग वहाँ तकरीर कर रहे हैं कि तकरीर कर रहे हैं कि साहब ये तुम जो है किसी मदार में तकरीर हो रही है, जिस मदार पे आने वाला 70% 80% हिंदू है, वहाँ की तकरीर ये हो रही है कि तुम जो है किसी भी काफिर को दीन हक की ओर बुलाने के अलावा और किसी भी तरह की कोई ब्लेसिंग नहीं दिलवा सकते हो अपने पीर से, कि वो बहुत सारी मुरादें वहाँ लेकर आता है, वो मुराद लेकर आता है, तो जो जब तक वो काफिर है तब तक उसकी मुराद जो है आप पे पीर पूरी नहीं कर सकते। उसको सिर्फ एक आशीर्वाद दे सकते हैं, एक ब्लेसिंग दे सकते हैं कि वो दीन हक में आ जाए। अब आप ये बताइए, जब लोगों को ये बात पता चलेगी तो वो क्यों जाएंगे? न केवल वो नहीं जाएंगे, बल्कि मैं कहा भाई अगर इस तरह की बात है, और हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं, गांधी जी तक को जो है मोहम्मद अली जौहर इस तरह से बात कह रहे हैं कि साहब के गांधी जैसा आदमी भी जन्नत में नहीं जा सकता क्योंकि उसने दीन हक कबूल नहीं किया। और जब ये कहा जाता है कि साहब कि गांधी जी ने कहा ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, उन्होंने अपील की, दुनिया भर के मंदिरों में ये गाया गया। आज तक एक मस्जिद में ये प्रमाण नहीं है कि वो गाया गया हो। तो साहब ये जो रिश्ते हैं ये बराबरी के होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम जो हैं वो दीन हक में जाने के लिए इतने तैयार हैं कि हम जाके मज़ारों पे पत्ते नवाएंगे और वहाँ के जो लोग हैं वो जो बुदबुदा के पढ़ेंगे वो ये कहेंगे, ये मुझे पता है, ये मुझे पता है क्योंकि मुझे लोगों ने बताया, ये मैंने बाकायदा इसकी रिसर्च की है, पाया है कि वो बुदबुदाते ये हैं। आपको लगता है कि आपने मुराद मांगी है, वो मुराद पूरी करने के लिए वो पीर से कह रहे हैं, वो बुदबुदाते हैं कि या खुदा या भी जो भी उनके पीर साहब होते हैं उनका नाम लेके रहमतुल्लाह अलैह क्या बोलते हैं वो कि साहब इसको दीन हक में आने का संदेशा दे, या इस तरह से इस बातें करते हैं। तब ये बातें जब सब लोगों को पता चली और सब होने लगा, और उसके बाद फिर ये आपके जो मिली तशख़्ख़ुस था वो फिर मजहबी पहचान में आ गया। यानी कि हमारे यहाँ 90% मुस्लिम्स को ओबीसी क्लास में रिजर्वेशन है। जो ओबीसी क्लास का रिजर्वेशन है वो 90% मुस्लिम्स को अवेलेबल है, लेकिन उसके बाद भी जो एलीट लीडरशिप है वो लगातार ये कहती है कि साहब मुसलमानों को अलग से रिजर्वेशन होना चाहिए। क्यों भाई, क्यों? जिससे कि अशराफ को मिल जाए। तो ये जो धोखेधड़ी हुई है ये अब खुल गई है। ये जो अशराफ लीडरशिप ने, जिसको मैं AMM कहता हूँ, अशराफ मुल्ला मौलाना, वो दोनों एक जगह है, जैसे आपके यहाँ है वैसे हमारे यहाँ है, उनमें कोई फर्क नहीं है। हम लगातार बात करते रहते हैं कि पाकिस्तान इज नॉट अ टेरिटरी, पाकिस्तान इज एन आइडिया। लेकिन सर मेरा कंसिडर्ड ओपिनियन है, ये आप मेरी किताब में पढ़ सकती हैं और उसको आप चाहें तो रिफ्यूट भी कर सकती हैं, आप मुझसे आप बुलाकर क्वेश्चन कर सकती हैं उसके ऊपर। लेकिन ये मेरा कंसिडर्ड ओपिनियन है कि ये जो पाकिस्तान एज एन आइडिया है वो आज भी वही एलीट क्लास जिसने पाकिस्तान बनवाया और जिसकी वजह से इतनी कत्ल गारत हुई, वो आज भी उसी मौजू पर कायम है। और ये हम लगातार देख रहे हैं। हमारे वो क्या है कि मैंने बहुत सारी किताबें ट्रांसलेट करवानी शुरू कर दी, उसमें सब में यही आ रहा है। अब आज भी हिदाया पढ़ा रहे हैं, अल हिदाया देवबंद वाले, और उसमें कहते हैं कि जिहाद दीन हक की ओर बुलाने और उससे इनकार करने वाले से जंग करने को कहते हैं। और ये आप बैठे हुए, आपको आज भी हक है, आप ये देखिए कि इन लोगों को ये अधिकार है, ये राइट है कि आज भी एक मेजॉरिटी हिंदू कंट्री में जहाँ 80% हिंदू या आप ये कह सकते हैं उसको दूसरी तरह से कि 85% जहाँ पर नॉन मुस्लिम है,
वहां पर आपको बैठ के ये अपने मदरसों में पढ़ाने का अधिकार है। ये सेक्युलरिज्म है या नहीं है, ये आप तय करें। इस नहीं तरह की सर, आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन जैसे आपने बताया है जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से वो पढ़ा रहे हैं और बता रहे हैं लोगों को कि उनकी दुआएं कबूल नहीं होंगी या उनकी मन्नत नहीं मानी जाएगी, तो वो बहुत गलत है और मैं तो इस चीज को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती। लेकिन सर साथ ही हमने कुछ दिन पहले देखा कि जाहिर है जब इस तरह की कोई बात करेंगे तो लोग क्यों जाएंगे वहां पर, जाहिर है उनको बुरा लगेगा। लेकिन साथ ही हमने सर देखा कि कुछ दिन पहले जो है वो भी आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि एक मुस्लिम कोई था और उसको मारने के बाद जो है उसकी डेड बॉडी पे हमने देखा कि किस तरह से उसको भी जो है वो फिर भी मारा जा रहा था। वो क्या चीज थी, वो क्यों इस तरह का रिएक्शन था? और वो भी कहा जा रहा था कि ये भी जो है वो हिंदुआता के लोग हैं। एक तो पता नहीं हिंदुआता यहाँ पे इतना ज्यादा मशहूर किया हुआ है इन्होंने कि जैसे कोई टेरर ग्रुप है या कोई इस तरह की चीज है। लेकिन वो भी हमने वीडियोस देखी, वो भी हमने सोशल मीडिया पे भी देखा। ये रिएक्शन क्यों आ रहा है? क्योंकि जो मौलवी या जो इस तरह की बातें करते हैं जो आपने पहले जैसे बताया वो हमारे यहाँ भी है, बहुत ज्यादा है, और हम इसको कहते हैं कि कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन इस तरह से किसी की डेड बॉडी पे इस तरह करना अजीब सा लगा। क्यों हुआ ये? इस तरह से भारत में पहले नहीं देखा गया। मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आप किस वीडियो की बात कर रही हैं, क्योंकि बहुत सारे वीडियो इस तरह से चलते रहते हैं। और एक नैरेटिव यहाँ पर बनाया गया। यहाँ पे एक तो क्या खास बात यह है कि जो पूरा का पूरा जो ये AMM क्लास है, इसको हमारे यहाँ के लेफ्ट लिबरल का पूरा सपोर्ट है। ये इस तरह की चीज़ आपने देखी होगी कि हमारे यहाँ का जो हिंदू नैरेटिव है वो बहुत स्ट्रांग नहीं है, और ये जो पूरा का पूरा इस्लामिक नैरेटिव है, या इवन आप ये देखिए कि तालिबान ने ये सब यहाँ पर किया, उसके बाद भी तालिबान का क्रिटिसिज्म हमारे यहाँ के लेफ्ट लिबरल क्लास ने नहीं किया। यहाँ तक कि जो देवबंद के चीफ हैं मदनी साहब, इस वक्त जो है वो मैं अब्दुल मदनी है, क्या ये रोज नाम बदल जाते हैं किसी के, कई सारे मदनी हैं। तो जो मदनी साहब उसके हेड है, या दूसरे इनके जो एक वाइस चांसलर है नोमानी साहब देवबंद के, उन दोनों ने तालिबान की सरकार का इस्तकबाल किया। कहा कि साहब ये बहुत अच्छा हुआ कि तालिबान की सरकार आ गई। और आप ये देखिए कि नेचुरली हम लोगों ने उसका बहुत ज़बरदस्त क्रिटिसिज्म किया, क्योंकि तालिबान की सरकार का वेलकम तो मुझे लगता है पाकिस्तान तक में नहीं हो रहा अच्छी पूरी तरह से। बहुत सारे लोग तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं कर रहे। बिल्कुल। और यहाँ पर इस तरह लोगों ने किया, और हमारा जो लेफ्ट लिबरल क्लास था वो बिल्कुल चुप रहा। लेकिन अब धीरे धीरे जो है, जो एक मोनोपोली एक्सरसाइज किया करते थे इतने दिनों तक, वो मोनोपोली टूट रही है। जो काउंटर नैरेटिव बिल्डअप हो रहा है, हमारे जैसे लोग आ गए हैं जो इन चीज़ों की तह में जाकर इनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। जिसकी इसका एक नमूना ये किताब है जो आपके पीछे रखी हुई है। उसमें हर चीज़ रेफरेंस है, और पूरा का पूरा जितने भी आपकी ये सुन्नी तरीक़ें थी उस वक्त की पार्टीशन के टाइम की, चाहे वो बरेलवी थी और चाहे वो देवबंदी थी, उन सबके जो है रेफरेंसेस वो सब मैंने इसमें दे रखे हैं। और उसके साथ साथ ये भी दिखा रखा है कि आज भी वो उसी तरह से बात कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं। उनको तो पूरी दुनिया को इस्लामी बनाना है, जिसमें भारत उनके लिए बहुत बड़ा टारगेट है, और सबको जल्दी से जल्दी आखिरत तक पहुंचाना है। खुद नहीं जाना, खुद कोई जाने को कोई मौलवी खुद जाने को तैयार नहीं है। जन्नत के नक्शे बताते रहते हैं लेकिन खुद जाने के लिए तैयार नहीं है। ये भी बड़ी अजीब सी बात है। बाकी ये सबको तुरंत पहुंचाने के लिए तैयार है कि साहब फटाफट पहुंचो, जल्दी से आखिरत का दिन लाओ। जैसे हम लोग तो सारे के सारे जन्नत में जाए, और तुम्हारा क्या हो तुम जानो, तुम्हारा काम है।
بالکل، لیکن سر جیسے اب ہم دیکھتے ہیں کہ طالبان کی جیسے آپ نے بات کی اور افغانستان کی بات کی، تو اب آگے آپ افغانستان کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اب تو طالبان اپنی گورنمنٹ بنائیں گے، لیکن ایکسیپٹ ابھی کسی نے نہیں کیا ہے، کسی کنٹری نے، کوئی ایسی بڑی کنٹری سامنے نہیں آئی ہے. ساتھ ہی ساتھ ایک بل کی بھی بات ہو رہی ہے جس میں کہ انہوں نے ابھی نام تو نہیں لیا ہے پاکستان کا، لیکن انہوں نے یہی کہا ہے کہ جس نے بھی مدد کی ہے، ان کا سپورٹ کیا ہے، ان پہ بھنگڑے ڈالے ہیں، ہم ان کے خلاف سینکشنز لائیں گے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں، یہ چیز تو دیکھیے، جہاں تک افغانستان کا سوال ہے وہاں پہ انہوں نے شریعت کا راج قائم کر لیا. اب شریعت کا نظام مصطفیٰ آ گیا وہاں پر. اب نظام مصطفیٰ کے بعد اور باقی جو دنیاوی چیزیں ہیں ان کی تو کوئی ضرورت ہوتی نہیں، آپ بھی جانتے ہیں. تو آخرکار تو سب کو آخرت میں لے جانا ہے، تو اس دنیا میں تو ویسے بھی انہوں نے سب چیزیں پروہیبٹ کر رکھی ہیں کہ بھئی آپ کو کوئی بھی جو آپ کو خوشی دے چیز وہ تو ہونی ہی نہیں چاہیے. وہ کوئی بھی حرام ہے. چیز وہ حرام ہے، کوئی بھی چیز جس سے خوشی آئے وہ حرام ہے. اور خاص طور سے آپ کے مہیلاؤں کے لیے تو بالکل ہی حرام ہے. ان کو تو پیک کر کے ہی رکھا جائے گا، خالی ان کو تو صرف بچے پیدا کرنے کی مشین کے لیے یوز کیا جائے گا. اور بچے اس لیے پیدا کرنے ہیں کہ ان کو سب کو مجاہد بنانا ہے، اور مجاہد بنا کے پھر باقی پوری دنیا کو بھی ان کو اپنے جیسا بنانا ہے. تو اس لیے وہ اپنے جیسا بنانے کا مجھے لگتا ہے سب سے بڑا خطرہ تو اس وقت پاکستان پر ہے کہ پاکستان کو بھی انہیں اپنے جیسا ہی بنانا ہے. تو اگر وہ پاکستان کو اپنے جیسا بنائیں گے تو آپ کے جو جرنیل ہیں ان کا کیا ہوگا؟ وہ تو سارے کے سارے مزے کرتے ہیں باہر. سر وہ تو آج پیپر نکلے نا سر، آپ نے پتہ نہیں چیک کیا ہے کہ نہیں، کہ وہ پینڈورا پیپر جو نکلے اس میں بڑے نام ہیں. ہاں، اس میں بڑے نام ہیں. میں دیکھ رہا تھا، پوری طرح سے دیکھ نہیں پایا کیونکہ ہمارے یہاں بھی آج ایک وہ قصہ ہو گیا وہ آپ کے یو پی میں، تو میں اس کو فالو کر رہا تھا. جب وہ میرا خود کا ضلع ہے، یعنی ہمارے جو اینسیسٹرل ایریا ہے وہی، اس لیے میں اس میں تھوڑا سا زیادہ مصروف تھا، اس لیے وہ پینڈورا پیپرز میں پوری طرح سے دیکھ نہیں پایا. خالی ہیڈ لائنس دیکھی. آپ نے پوری طرح دیکھا ہوگا تو آپ ہی بتا دیں کیا کیا ہے کیا کیا ہے اس میں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جرنیل جو ہے یہ، کیونکہ آخرت کے بعد اگر پوری دنیا میں جیسے ہی پوری اسلامی حکومت قائم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ یہ مولوی جو ہیں یہ کوئی بہت پروگریس ڈھونڈ رہے ہیں، یا یہ کوئی بہت ایک جس کو کہتے ہیں کہ آئیڈیل نظام لائیں گے. ان کو تو ترنت اس کے بعد آخرت میں جانا ہے. جیسے ہی سارے لوگ جو ہے پوری دنیا اسلامی ہوئی ویسے ہی ترنت یہ اس کو دنیا کو ان کے ختم کرنا ہے. تو جس فلاسفی کا جو ہے وہ پرپز ہی یہی ہو کہ دنیا کو ختم کرنا ہے، تو اس سے تو مجھے لگتا ہے پاکستان کو تھوڑا زیادہ ساودھان رہنے کی آوشکتا ہے. اور یدی امریکہ ان کو اس طرح کا کوئی جو بل انہوں نے سینٹ میں ابھی پیش کیا ہے جو 22 ریپبلکنس نے، تو اس سے مجھے لگتا ہے افغانستان کے جو ہیں ان کو تو کوئی خاص فرق پڑتا نہیں. پبلک جو ہے وہ مرے یا جیے ان کو کیا فرق پڑتا ہے، ان کو تو اسلامی نظام لانا تھا وہ لے آئے. پرابلم پاکستان کو ہونے والی ہے اس سے. اگر وہ پاس ہو جاتا ہے تو پرابلم اصلی پاکستان کو ہوگی، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ابھی وہ 2 چارپائیوں کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے. اس نے ایک پاؤں شریعت میں بھی دے رکھا ہے اور ایک پاؤں اس نے جو ہے وہ ماڈرن نیشن اسٹیٹ کا بھی دے رکھا ہے. وہ یونائٹڈ نیشنز جو جس کو ماڈرن نیشن اسٹیٹ کہتا ہے اپنے آپ کو، وہ بھی وہ بتاتا ہے، ساتھ میں وہ اس نے شریعت میں بھی پاؤں دے رکھا ہے. تو وہی والی بات ہوتی ہے نا کہ آپ کی ہمارے یہاں کہاوت ہے کہ دویدھا میں دونوں گئے اور مایا ملی نہ رام. تو انگریزی میں جس کو کہتے ہیں کہ ون ان ہینڈ از ورتھ ٹو ان دا بش. تو آپ جو ہے وہ دونوں کے چکر میں دونوں ہی آپ سے چلے جائیں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پاکستان کے لیے زیادہ خطرے کی گھنٹی ہے، کیونکہ پاکستان کے لیے اکانومی امپورٹنٹ ہے، پاکستان کے لیے ابھی ایجوکیشن امپورٹنٹ ہے، پاکستان کے لیے اس کی
मिलिट्री इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, कुछ और चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। हालांकि जिस तरह से प्रेजेंट गवर्नमेंट चल रही है, लगता तो नहीं कि उनकी प्रायोरिटीज़ अदरवाइज है, लेकिन बजट में, स्पीच में, पॉलिसी में तो उसकी इम्पोर्टेंस है उनकी। अफगानिस्तान के लिए तो इन चीज़ों की कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं। उन्होंने तो शरीयत का राज कायम कर दिया। शरीयत का राज कायम करना ही उनका उद्देश्य था। शरीयत का राज कायम करते ही तो जन्नत आ गई। तो उनके यहाँ तो जन्नत कायम हो गई, आपके यहाँ अभी कायम होनी बाकी है। तो आपको चिंता करनी है उसकी कि आपको कौन सी जन्नत चाहिए, आपको दुनियावी चाहिए या दीनी चाहिए। लेकिन सर एक चीज़ यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगी कि यहाँ पे ये भी कहा जाता है ना कि जी FATF में हम इसलिए हैं क्योंकि भारत ने करवा दिया है, भारत का बहुत इन्फ्लुएंस है वहाँ पे। अभी हो सकता है बिल के लिए भी यही कहा जाए कि इधर भी भारत के कुछ ना कुछ एजेंट्स बैठे हुए हैं जो इस तरह करवा रहे हैं। तो क्या वाकई में भारत के इतने अच्छे टर्म्स हैं अमेरिका के साथ सॉरी अमेरिका के साथ कि आप लोग जो हैं वो इस हद तक इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इस हद तक उनको मना सकते हैं कि वो अपनी पॉलिसीज बदल दें, वो किसी भी कंट्री को जो है वो मुश्किल में डाल दें? क्या इतना स्ट्रांग है भारत? अगर आपके जर्नैल ऐसा वाकई समझ रहे हैं तो मैं बहुत खुश हूँ, और पब्लिकली तो मैं बहुत खुश हूँ। बिल्कुल ऐसा है कि नहीं है। वो अलग बात है कि वो बाकी वैसे कहते रहते हैं जर्नैल और ISI, बाकी जो बैठ के कहते रहते हैं देखिए हमने भारत को हरा दिया, हमने अमेरिका को हरा दिया। भाई आप ये जर्नैल साहब जो हैं ISI ISPR, ये पहले तय कर ले कि वाकई अगर इन्होंने इंडिया को हरा दिया, अमेरिका को हरा दिया, तो इंडिया को तो ये कहते हैं कि देखो हमने इंडिया को पूरे प्रोसेस से अलग कर दिया, हमने अमेरिका को गेम कर दिया, हमने अमेरिका को अमेरिका की औजार इस्तेमाल करके हमने अमेरिका को हरा दिया, और इंडिया को तो हमने पूरे प्रोसेस से बाहर कर दिया। ये तो आप सुन ही रही हैं लगातार, चाहे लाल टोपी हो और चाहे XISI हो, चाहे ISPR हो, पाकिस्तानी चैनल्स पे तो सब यही बोल रहे हैं। तो इन लोगों को ये पहले तय कर लेना चाहिए कि ये जो दोनों बातें हैं ये कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, कि या के तो इंडिया का इन्फ्लुएंस है या के नहीं है, कि या के अगर इंडिया को उन्होंने अमेरिका को गेम करके बाहर करवा दिया तो पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होना चाहिए, इंडिया का तो बहुत कम होना चाहिए। तो कौन सी बात सही है, ये मुझे लगता है कि हमें इनसे सबसे पूछना चाहिए, ज़फ़र हिलाली साहब से पूछना चाहिए। हो सकता है खबर सिंह साहब भी बता दें। हो सकता है, लेकिन सर फिर भी लास्ट में मैं यही पूछना चाहूंगी आपसे कि क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप कि अभी ये जो तालिबान की गवर्नमेंट आई है अफगानिस्तान में, तो ये चल पाएंगे? क्योंकि फंडिंग इनके पास नहीं है, पैसे ये लोगों से मांग रहे हैं, अमेरिका से भी कह रहे हैं कि उसको जरा अपना दिल नरम करना चाहिए और इस तरह की बातें हो रही हैं। तो ये कितने दिन चल पाएंगे, या आपको लग रहा है कि नहीं कुछ ना कुछ हो जाएगा इनका इंतजाम? देखिए, जो मैं इनका बजट पेपर्स देख रहा था, तो ये तो पहले ही कोई ऑलमोस्ट $40 बिलियन ग्रांट पे चल रहे थे। अमेरिका इनको कोई $40 बिलियन दे रहा था, तब जाके इनका बजट फिर भी छोटी मोटी डेफिसिट में ही रहता था। तो इनकी जो भी इकॉनमी है वो चल ही अमेरिका के बेसिस पे रही थी। अब जबकि अमेरिका यहाँ से एग्जिट कर गया है और बाकी सारे लोग जो हैं वो मिल के इनकी मदद कर भी देंगे, तो कितनी कर देंगे? आप तो देखिए, इतनी मदद तो वो पाकिस्तान की नहीं करते जो अफगानिस्तान से 5-6 गुना बड़ी इकॉनमी है। अब पाकिस्तान की इकॉनमी तो लगभग $280 बिलियन की है, कोविड में थोड़ा ऊपर नीचे हो गई होगी। तो इस $280 बिलियन की इकॉनमी को ही जब अमेरिका मुश्किल से IMF के जरिए भी कुछ देता है तो कितना 6-7 बिलियन डॉलर दे देता है। और पाकिस्तान के तो इंटरनल रिसोर्सेज है, इंटरनल रिसोर्स जनरेशन है, आपका टैक्स बेस भी है, आपके एक्सपोर्ट बेस भी है, आपका नॉन टैक्स बेस भी है। ये सब होने के बावजूद आप भारी डेफिसिट में रहते हैं।
تو افغانستان جیسی اکانومی جو کہ اس کا کوئی اسٹرکچر ہی نہیں ہے وہ کیسے سروائیو کر سکتی ہے؟ ایز این اکانومی تو وہ سروائیو نہیں کرے گی، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. آپ اس کو ہیومینیٹیرین ایڈ اتیادی دے کے آپ اس کو اگر بچانے کی کوشش کریں گے بھی تو کتنی ہیومینیٹیرین ایڈ دیں گے؟ کب تک کریں گے؟ سارے کے لوگ مل جائیں، پوری دنیا مل کے وہ کر دے تو بھی 4-6 بلین ڈالر. تو پہلے جب 40 بلین سے اگر 4-6 بلین، مجھے لگتا نہیں کہ وہ 4-6 بلین بھی ملیں گے ان کو، میرے کو بہت ڈاؤٹ ہے، کیونکہ ان کی حرکتیں تو وہی ہیں جو پہلے تھی. آپ دیکھ ہی رہے ہیں، کرین پہ پکڑ کے لٹکا رہے ہیں لوگوں کو اور جرنلسٹ کو مار رہے ہیں، بم دھماکے واپس شروع ہو گئے. اب آپس میں ہی جو سارے کے سارے جو امریکن آرمز تھے وہ لوگوں نے آپس میں بانٹ لیے، کسی کے پاس کچھ پہنچ گیا، کسی کے پاس کچھ پہنچ گیا. تو آئی ایس آئی پتہ نہیں کہ وہ کب کس کو سپورٹ کر دے. آئی ایس آئی میں خود میں پتہ نہیں کون سے لوگ الگ الگ کیا کیا کس کو سپورٹ کر رہے ہیں. یہ تو پورا ایک الگ سے بیہیموتھ بن گیا ہے جو کہ آؤٹ آف کنٹرول ہے پاکستان اسٹیٹ کے، اور مجھے تو لگ رہا ہے تو یہ پاکستان آرمی کے بھی آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا. ایسی سچویشن میں افغانستان اکنامکلی تو باسکٹ کیس بن ہی گیا ہے اور باسکٹ کیس ہی رہے گا، لیکن اس سے طالبان کے اوپر کوئی فرق پڑے گا ایسا تو مجھے نہیں لگتا. بالکل، لیکن وہ سروائیو کر جائیں گے کیسے؟ کیونکہ نہ ان کے پاس پیسے، نہ کوئی دے رہا ہے پیسے ان کو. چائنا شاید تھوڑا بہت کر دے، لیکن وہ بھی کب تک؟ چائنا تو فری میں دیتا ہی نہیں کچھ، تو آپ دیکھ چکے ہیں، آپ کا خود کا ایکسپیرینس ہے پاکستان کا. وہ تو ایک پیسہ فری میں نہیں دیتا، وہ تو سب چیز کی قیمت وصول کرتا ہے. تو چائنا ان کو کچھ فری میں دے دے تو ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں بارٹر بیسس پہ کچھ ہو سکتا ہے کہ ہاں بھائی تم اپنی کوئی یہاں پر ہمیں مائننگ کرنے دو تو اس کے بدلے میں ہم تم کو کچھ فیس دے دیں گے یا کچھ کر دیں گے. لیکن چائنا بھی مجھے نہیں لگتا کتنا انٹرسٹڈ ہوگا، کیونکہ کوئی بھی اکنامک ایکٹیویٹی ایک سیٹلڈ کنٹری میں ہی چل سکتی ہے. ایک انسیٹلڈ سچویشن میں تو کیسے چلے گی اس طرح کی کوئی بھی ایکٹیویٹی؟ آپ مائننگ کر رہے ہیں، مان لیجیے آپ نے طالبان کے ایک گروپ سے سمجھوتا کر لیا ہے، جو رولنگ گروپ ہے، تو وہ رولنگ گروپ اس وقت جو ہے وہ حقانی گروپ مضبوط ہے. وہ آپ نے کوئی مائن لے لی ہرات کے ایریا میں، وہاں کوئی دوسرا گروپ ہے، وہ وہاں پہنچ جائے گا وصولی کرنے. تیسرے دن جو ہے وہ آئی ایس والے پہنچ جائیں گے وہاں وصولی کرنے. چوتھے دن وہاں القاعدہ والے پہنچ جائیں گے وصولی کرنے. تو ایسے میں کیسے کوئی اکنامک ایکٹیویٹی باہر کی کوئی طاقت کر سکتی ہے؟ تو مجھے تو نہیں لگتا کہ اکنامکلی یہ سروائیو کر سکتا ہے. لیکن بہت ساری کنٹریز ہیں جو اکنامکلی بالکل ہی گئی بیتی ہیں. زمبابوے جیسی کنٹری بھی ہے جس کا $1 جو تھا، $1 کی قیمت ان کے 1 کروڑ زمبابوین ڈالر کے برابر ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی چل رہے ہیں. اسی طرح سے چلتا رہے گا، اور جب یہ اس طرح سے چلے گا تو اس کے جتنے بھی آس پاس کے جو اس کے پڑوسی ہیں ان کے لیے یہ ایک مائیگرین بنے گا، ایک ہیڈ ایک بنے گا. اور اس وقت مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ بھئی ہم نے جو جیت حاصل کی ہے یہ واستو میں جیت ہے یا کہ ایک بہت بڑی ہار اپنے ماتھے پر ہم نے ٹھوک لی ہے. بالکل، کیونکہ یہ غلطی ان کو تبھی سمجھ میں آئے گی جب بھگتنا شروع کریں گے، کیونکہ طالبان بالکل وہی ہیں جیسا پہلے تھے. تھینک یو سو مچ سر کہ آپ نے جوائن کیا، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. تھینک یو. دوبارہ آپ سے جلدی ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سر. for calling me. تھینک یو سو مچ.